अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स इको 402 के लेसन नंबर 25 को देखेंगे। हमारे पास जो टॉपिक है वो इक्विलिब्रियम इन परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट्स, जो कि कंटिन्यूड हमारे पास जो है वो ये टॉपिक है, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं वॉच किया तो प्लीज़ पहले उसको वॉच करें, देन आपको इसकी समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको इसकी समझ नहीं आएगी। ठीक होगी जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जो है वो इस बारे में पता होना चाहिए कि लॉन्ग रन कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये जो लॉन्ग रन कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम है, ये हमें बताता है कि किस तरह से कम्पिटिटिव मार्केट्स में फर्म्स अपने प्रोडक्शन और प्राइसिंग डिसीजन को जो है वो लेते हैं। जैसे कि कोई भी जो है वो मार्केट में जो है वो फर्म्स वाला है, कंपनी वाला है, वो अपने प्रोडक्ट्स को की जो उन्होंने जो प्राइसिंग डिसीजन लेने होते हैं वो कैसे लेने हैं, ये हमें लॉन्ग रन कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम जो है बताता है। ठीक हो गया। और जबकि हमारे पास जो है वो सभी जितने भी वहाँ पे फर्म्स होती हैं, उन सबको जो है वो अपने रिसोर्सेज की ऑप्टिमल एलोकेशन के लिए पूरी आज़ादी हासिल होती है इस चीज़ के लिए, और ये इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के लिए भी जो है वो यूज़फुल होती है। कौन? लॉन्ग रन कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। ये था इसके तो बारे में थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट था कि ये क्या चीज़ होती है और ये क्यों यूज़फुल होती है। सो आगे जो है वो हम इसके बारे में देखते हैं कि हमारे पास उन्होंने एक ये देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ पे हमारे पास ये जो है एक फर्म है, इसमें लॉन्ग रन का डिस्कशन बताया हुआ। लॉन्ग जो है वो मार्जिनल कॉस्ट और ये जो है लॉन्ग एवरेज कॉस्ट हमारे पास दिखाया। ये आउटपुट है कि हमारे पास यहाँ पे इसकी यूनिट ऑफ आउटपुट है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो क्वांटिटी को शो आउट करवाता है। ये इन सबको देख लेना। यहाँ पे हमारे पास ये सप्लाई 1 सप्लाई 2 है, ये डिमांड है, ये क्वांटिटी आ गई, ये सारी हमारे पास प्राइसेस आ गई हैं। इन सबको आपने जो है वो यहाँ पे देख लेना। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है लॉन्ग रन कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम। अब देखिए, लॉन्ग रन कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में हमारे पास ये 3 तरह की जो है वो इसकी कैटेगरी दिखाई गई है कि एक MC इक्वल होता है हमारे पास किसके? MR के। यानी मार्जिनल कॉस्ट किसके बराबर हो गई यहाँ पर? मार्जिनल रिवेन्यू की। बिकॉज इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम का मतलब हमारे पास बराबर है। ठीक हो गया। इसके बाद P जो है वो बराबर होगा LAC के, यानी P जो है वो हमारे पास प्राइस जो है वो किसके बराबर होगा? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया। तीसरी इसमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बराबर है P के। इसमें भी 2 तरह की चीज़ें होती है कि एक तो नो इंसेंटिव टू लीव और इंटर, इसमें कोई ऐसा सीन नहीं होगा कि इंटर और लीव नहीं हो सकता। और तीसरी बात जो है इसमें, दूसरी बात जो है वो हमारे पास प्रॉफिट क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा, नो प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो तीसरा हमारे पास पॉइंट है वो ये है इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस। तो तीनों अपने याद कर लेने हैं इसकी इक्विलिब्रियम की जो कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। हमारे पास जो है वो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इनके आंसर्स मैंने जो है वो अलग से आपके लिए जो है वो बनाए हुए हैं। चलते हैं हम अपने आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये, दूसरा, तीसरा, वहीं पर हम जो है वो इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन द मार्केट एडजस्टमेंट व्हेन P लेस देन हो जाए LAC एंड फर्म्स हैव आइडेंटिकल कॉस्ट्स। इसका आंसर जो बनता है, जब हमारे पास P लेस देन LAC के हो जाएगा तो हमने मार्केट के एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन करना है। पहले जो इसका जो आंसर वो है कि फर्म्स इनकर लॉसेस व्हेन P लेस देन LAC। जब P जो है वो ग्रेटर हो जाए, मतलब LAC जो है वो यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो हमारे पास ग्रेटर हो जाए P से, तो वहाँ पे हमारे पास फर्म्स क्या हो जाएगी? लॉस करेगी। ठीक हो गया। दूसरी बात इसमें कहते हैं कि फर्म्स एग्जिस्ट द मार्केट व्हेन दे आर इनकरिंग लॉसेस। जब फर्म्स जो है वो मार्केट को एग्जिस्ट करने लग जाएगी तो वहाँ पे भी हमें क्या होगा? लॉस होगा। तीसरी बात, सप्लाई डिक्रीज़ हो जाए तो एज फर्म्स एग्जिट द मार्केट। जैसे हमारे पास फर्म्स एग्जिट द मार्केट होगी तो हमारे पास सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। एग्जिट समझते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक आपको कंसेप्ट करवाया था एंट्री और एग्जिट वाला, तो ये वही चीज़ है। ठीक है। इसके बाद जो है वो प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी एज सप्लाई डिक्रीज़। जब हमारे पास सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है तो चीज़ों की कीमत जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब मतलब कि जब जिस चीज़ों की हम कीमत बढ़ा देंगे तो वहाँ पर हमारे पास सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, लोग जो है उसको ख़रीदना कम कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम जो है वो पहुंच जाती है व्हेन द प्राइस इज़ इक्वल टू द LAC। जब हमारे पास प्राइस जो है वो LAC के इक्वल हो जाए तो वहाँ पे हमारे पास मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम हो जाती है, इक्विलिब्रियम में हो जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो आप आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द मार्केट एडजस्टमेंट व्हेन फर्म्स हैव डिफरेंट कॉस्ट्स। हमने यहाँ पे भी मार्केट एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन करना है जब फर्म्स हमारे पास डिफरेंट कॉस्ट्स रखती हो। तो जब हमारे पास डिफरेंट कॉस्ट्स होंगी फर्म्स के पास, तो फर्म्स विद लोअर कॉस्ट्स कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एंड एक्सपेंड करेगी, और दूसरा पॉइंट कहते हैं फर्म्स विद हायर कॉस्ट्स एग्जिट द मार्केट है। जो वहाँ पे जब एग्जिट मार्केट होगी तो वहाँ पे हमारे पास फर्म्स हायर कॉस्ट्स जो है वो के साथ होगी। इसके बाद जो है वो सप्लाई हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएंगी जब हमारे पास प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगी। क्लियर।
इसके बाद हमारे पास वो कहते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम इज रीच व्हेन प्राइस इक्वल्स द मिनिमम एवरेज कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग फर्म्स। ये उससे जो है वो रिलेटेड है, जो ऊपर भी हमने यही एक्सप्लेन कर मार्केट एडजस्टमेंट को जो है वो करा था, तो यहीं पे भी थोड़ा थोड़ा जो है वो ये सेम है। ठीक हो गया। इसके बाद आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लैंड। अब कॉस्ट ऑफ लैंड क्या होती है? द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लैंड इज़ द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ द लैंड। तो ये जो है वो आपके पास कॉस्ट ऑफ लैंड की वैल्यू है, सॉरी हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लैंड की डेफिनेशन ये आपने कर लेनी है। इसमें क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लैंड इज़ द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ द लैंड। जी, जैसे ज़मीन की कीमत आपके साथ देखें, आपके अगर कोई इम्पोर्टेंट जगह पे अगर या कोई जैसे हम कहते हैं कि रोड पे जगह हो तो उसकी जो है वो वैल्यू ज़्यादा होती है, अगर वो साइड एरिया में हो तो उसकी वैल्यू कम होती है, अगर शहरों में कोई प्लॉट है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये वही बात है कि अब अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड कैसे होती है? जब हमारे पास जो वो एक बेस्ट जगह पर मौजूद होगी तो उसकी वैल्यू जो है, कीमत जो है ज़्यादा होगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट एक्चुअली होता क्या है, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स। जो इकोनॉमिक रेंट है ये हमें बताता है कि किस तरह से किसी भी रिसोर्सेज या एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है जब उसकी डिमांड बढ़ती है, और जबकि उसकी जो सप्लाई जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। मतलब जब किसी भी रिसोर्सेज या कोई भी चीज़ है उसकी वैल्यू बढ़े तो मतलब उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, और जो उसकी सप्लाई जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। और इसका एक फार्मूला भी है, मैं आपको फार्मूला भी आपसे डिस्कस करूँगी। इकोनॉमिक रेंट जो है वो इकोनॉमिक, मैं ई से शायद कर ER मतलब इकोनॉमिक रेंट कह रही हूँ। ठीक है, ये बराबर होता है लेकिन आपने इन वर्ड्स में लिख लेना है। ECONOMIC इकोनॉमिक, RENT रेंट इक्वल है एक्सेस, EXCESS एक्सेस, रिटर्न RETURN रिटर्न बाय हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के। ये इसका एक फार्मूला होता है इसके इकोनॉमिक रेंट को फाइंड आउट करने का। ठीक है, और स्टूडेंट्स मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ इकोनॉमिक रेंट की कि ये एक्चुअली में क्या होता है। जैसे कि एक प्लॉट है आपके पास, एक प्लॉट की वैल्यू हम कह देते हैं कि वो 10 लाख है। अगर उस प्लॉट के आसपास के एरिया में जो है वो कोई नया शॉपिंग मॉल बन जाता है तो उस प्लॉट की कीमत जो है वो वहाँ पर बढ़ जाती है, यानी वो 20 लाख बढ़ जाती है। अब 20 लाख हो गई है तो मतलब 10 लाख बढ़ गया, पहले 10 लाख थी, 10 लाख और ऐड हो गया हमारे पास तो वो 20 लाख बन गई। अब इस केस में जो प्लॉट की वैल्यू है वो 10 लाख रुपए का, उसका जो एक्सेस रिटर्न है वो है, और जो कि ये इसका इकोनॉमिक रेंट है। ठीक हो गया, ये इकोनॉमिक रेंट हमारे पास है। यहाँ पे इसकी जो है वो डेफिनेशन मौजूद है। इकोनॉमिक रेंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट फर्म्स आर विलिंग टू पे फॉर एन इनपुट लेस द मिनिमम अमाउंट नेसेसरी टू ऑब्टेन इट। ये आपने अच्छे से याद कर लेनी। इसके बाद इन्होंने एक एग्जांपल दी भी हमें। सपोज़ वो कहते हैं दो फर्म्स है A और B, दोनों के जो है दोनों के पास जो है ये जो फर्म्स है इनकी ज़मीन है, यानी जैसे प्लॉट मैंने पहले बताया था ज़मीन इनके पास। A जो है वो लोकेटेड होता है वो कहते हैं कि जो A फर्म्स है उसकी जो जगह है वो रिवर के पास है, विच लोअर्स एज शिपिंग कॉस्ट बाय $10,000 कम्पेयर टू B। जो A की वैल्यू होगी वो $10,000 जो है वो लो होगी एज़ कम्पेयर टू B से। तो द डिमांड फॉर एज रिवर लोकेशन विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ एज लैंड ऑफ 10,000। अब देखिए हमारे पास इसका इकोनॉमिक रेंट क्या हो गया, हमारे पास 10,000 हो गया। 10,000 में से ज़ीरो कॉस्ट निकाल देंगे तो हमारे पास वही बच जाएगा। तो इकोनॉमिक रेंट इंक्रीज़ हुआ, सो इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाए, फर्म्स अर्न 0 प्रॉफिट इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे देखें, अ बेसबॉल टीम इन अ मॉडरेट साइज सिटी सेल्स इनफ टिकट्स सो दैट प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट। जहाँ पे मैंने आपको बताया था मार्जिन जो रिवेन्यू बराबर हो जाए हमारे पास ये कॉस्ट के, यानी मार्जिन बराबर हो जाए एवरेज कॉस्ट के, तो वहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट क्या होगा, 0 होगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। तो ये आप जो है वो इनकी ग्राफ देख सकते हैं। सो यहाँ पे आ जाए, इसके बाद इसमें जो है वो कुछ खास करने वाली चीज़ें नहीं हैं। सो यहाँ पे देखें, इफ़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द इनपुट इज़ नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन इट मे अपीयर दैट इकोनॉमिक प्रॉफिट्स एग्जिस्ट इन द लॉन्ग रन। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे पास जो मेन टॉपिक है द इंडस्ट्रीज लॉन्ग रन सप्लाई कर्व क्या होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कहते हैं कि द शेप ऑफ द लॉन्ग रन, जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व की जो शेप है वो डिपेंड करती है एक्सटेंट टू विच चेंजेस इन इंडस्ट्री ऑफ आउटपुट अफेक्ट द प्राइसेस द फर्म्स मस्ट पे फॉर इनपुट्स। ये किस पर डिपेंड करती है, जो उसकी इंडस्ट्री जो है उसकी पैदावार में जितनी भी होने वाली तब्दीलियाँ और उन कीमतों को जो है वो ये क्या करती है, मुतासिर करती है। इसके बाद जो है वो कहते हैं कि जो
जितने भी जो मरले हैं इनको जो है वो इनपुट के लिए अदा करना होती हैं। और टू डिटरमाइन लॉन्ग सप्लाई वी अज्यूम, वो कुछ इन चीज़ों को जो है वो अज्यूम भी करते हैं कि जैसे हमारे पास आल फर्म्स हैव एक्सेस टू द अवेलेबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, यानी जितनी भी तमाम फर्म है हमारे पास उनको जितनी भी तमाम फर्मों को दस्तियाब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी तक जो है वो रसाई हासिल है, एक्सेस जो है वो उनको मिलती है। इसके बाद है आउटपुट इज़ इंक्रीजिंग बाय यूजिंग मोर इनपुट्स नॉट बाय इन्वेंशन, कहते हैं जो पैदावार में जो हम इन्वेंशन करते हैं, आउटपुट इज़ इंक्रीजिंग, आउटपुट हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम इनपुट्स इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास आउटपुट भी ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, नॉट बाय इन्वेंशन यानी इनकी ईजाद की जो है वो ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है वो द मार्केट फॉर इनपुट्स डज नॉट चेंज विद एक्सपेंशंस एंड कंट्रैक्शंस ऑफ द इंडस्ट्री, उसमें कहते हैं कि जो हमारे पास मार्केट जो है वो इनपुट्स के लिए जो है वो उस पर चेंजिंग नहीं होती विद एक्सपेंशंस एंड कंट्रैक्शंस ऑफ द इंडस्ट्री के लिए। इसमें जो है वो सनत की जो उनके सी और सुकड़ाव के साथ जो है वो दानों की मार्केट तब्दील नहीं होती है। ठीक हो गया, ये था। इसके बाद जो है वो आप यहाँ पे आ जाए, लॉन्ग रन सप्लाई इन अ कॉन्स्टेंट कोस्ट इंडस्ट्री, ये कोस्ट इंडस्ट्री की बताई हुई कॉन्स्टेंट कोस्ट इंडस्ट्री। इकोनॉमिक प्रॉफिट्स अट्रैक्ट्स न्यू फर्म्स, सप्लाई इंक्रीजेज टू द मार्केट रिटर्न्स टू लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, और Q1 इंक्रीज टू Q2, लॉन्ग रन सप्लाई जो है वो बराबर हो गया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। सो चेंज इन आउटपुट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन इनपुट सेट्स कॉस्ट, ये जो है वो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं आप इन कॉन्स्टेंट कोस्ट इंडस्ट्री में क्या कहते हैं कि जो लॉन्ग रन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, लॉन्ग रन जो है वो हमारे पास किस लाइन में है, हॉरिजॉन्टल लाइन में है, एट द प्राइस दैट इक्वल टू द मिनिमम एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो इसकी प्राइस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये भी आप देख सकते हैं, इन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में क्या होता है, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो है वो क्या होगी, अपवर्ड स्लोपिंग होगी, उसकी स्लोपिंग क्या होगी, अपवर्ड, ये आप देख रहे हैं ना, ये अपवर्ड होती है स्लोपिंग, ये होगी। इसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स भी जो है वो मैंने अलग से बनाए हुए राइट किए हुए, तो वहाँ से हम देखेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, एक्सप्लेन हाउ डिक्रीजिंग कॉस्ट इज़ पॉसिबल, जब हमारे पास ये कैसे पॉसिबल होगा, एक्सप्लेन करना है कि कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। तो हमारे पास डिक्रीजिंग कॉस्ट जो है वो इन वजह से होता है जब हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लर्निंग कर्व इफेक्ट्स करे, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर हो, और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स हो, तो हमारे पास यहाँ पर डिक्रीजिंग कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पॉइंट्स के नेम याद कर लेने बस। इसके बाद इलस्ट्रेट डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री को हमने बताना है। इनकी डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री क्या है, जैसे कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो एक एग्जांपल है डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री की, जहाँ पर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज एज प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू इकोनॉमिक ऑफ स्केल, लर्निंग कर्व इफेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, ये भी कर लेना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसमें इतनी ज़्यादा समझाने वाली भी चीज़ें नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द SL इन डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, हमारे पास जो है वो क्या स्लोप होगा SL का जब हमारे पास डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में। तो देखें, द स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व SL जो है वो इन अ डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। हमारे पास जो SL जो है वो वहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, मतलब कि इट मीन्स इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू द राइट, क्योंकि ये इस वजह से डाउनवर्ड हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो कर्व है, स्लोप जो है वो लेफ़्ट से हमारे पास राइट की तरफ जा रही है। सो इसलिए जो है यहाँ पे हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रही है। दिस इंडिकेट्स दैट एज प्राइस इंक्रीजेज क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेज बट एट अ डिक्रीजिंग कॉस्ट, इसका मतलब है कि जैसे हमारे पास जब प्राइस इंक्रीजेज हो, क्वांटिटी सप्लाइड भी जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो, तो वहाँ पे हमारे पास कॉस्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये सवालों के जवाब है, आपने ये कर लेने। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो यहाँ पे आ जाए, इन अ डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, हमारे पास डाउनवर्ड होगी। सो आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं से मसला हो तो आप मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट में बॉक्स में जो है वो रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।